हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। बच्चों, आज आपका एजुकेटर चंदन सर लेकर के आए हैं टॉप 20 क्यू MCQ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2021-22। तो बच्चों, आज का ये MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमेशा की तरह आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, यदि मैं मेहनत करूँ और मुझे सफलता ना मिले तो ये एक अलग बात है, लेकिन मेहनत ही ना करूँ तो ये एक गलत बात है। तो बच्चों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए हम लोग MCQ को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो MCQ है वो है बैंकर्स एंड ड्राइवर्स बिलोंग टू। बैंकर्स बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ड्राइवर्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर को कहा जाता है टर्शियरी सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट मोस्टली इन। तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब क्या है, पहले आप ये जानिए। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जिसमें किसी काम को करने में जरूरत से ज्यादा लोग शामिल हैं। सपोज कीजिए कि एक एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे केवल 3 पर्सन्स का जरूरत है, लेकिन वहां पे 3 पर्सन्स की जगह 30 पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है। और इंडिया में आप देखिएगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मेनली जिस सेक्टर में एग्जिस्ट करता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहलाते हैं क्या, एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो यंग इटली, यंग यूरोप दो फेमस सीक्रेट सोसाइटी थे जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को यूरोप में बढ़ावा देने का काम करते थे। और ये दोनों ही सीक्रेट सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो किया गया था एक यंग इटालियन रेवोल्यूशनरी के द्वारा, और इस रेवोल्यूशनरी का नाम था गिसेप्पे मजीनी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम फ्रॉम। तो आप देखोगे सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को पता चला, सबसे पहले लोगों को नेशन स्टेट के बारे में पता चला जिस रेवोल्यूशन के द्वारा, उस रेवोल्यूशन का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की रूल था फ्रांस का उसे रिमूव कर दिया गया था और पीपल रूल को स्टेब्लिश किया गया था फ्रांस में। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, और रशियन रेवोल्यूशन की वजह से सोशलिज्म रशिया में और पूरे वर्ल्ड में फैला था। रशियन रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन अकर हुआ था जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना गहरा असर छोड़ा था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की रूल है ब्रिटेन में वो खत्म हो गया था और पीपल रूल ब्रिटेन में स्टेब्लिश किए गए थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 में हुआ था, और इस रेवोल्यूशन के बाद जो ब्रिटिश रूल था अमेरिका के ऊपर वो रिमूव हुआ और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, और 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें हमारे देश में
कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात किया गया है जिसको हमारे देश के संविधान के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया है। तो जितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है वो है 22 लैंग्वेजेस। देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज लैंग्वेज आर मेंशन in the 8th schedule of Indian Constitution. So the correct answer of question number 5 is option D, that is 22 languages. Next question, who led the movement to unify the region of Italy? तो आपको पता होगा कि इटली अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे यूरोप में, और इटली का यूनिफिकेशन जो है वो इटालियन चाहते थे, और इसी काम को आगे बढ़ाए पूरे जिम्मेदारी के साथ जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था काउंट केवर। काउंट केवर वॉज अ फेमस personality who led the movement to unify the regions of Italy. Next question, colors used in tricolor flag of France included. फ्रांस में नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्राई कलर फ्लैग्स यूज किए गए, और इस ट्राई कलर फ्लैग्स में जो कलर्स यूज किए गए थे वो था रेड, ब्लू और व्हाइट। रेड, ब्लू एंड व्हाइट वर the 3 colors which were used in the tricolor flags of France in order to promote the nationalist movement in France. So the correct option of question number 7 is option C. Students, you must first answer each question yourself. Then when you answer the question, then you match your answer whether your answer is correct or incorrect. Whatever score you get after answering the MCQ, please let me know in the comment box. Now let us discuss few more questions in this lecture. Which of the following subjects come under the residuary subject? तो आपको ये पता होगा बच्चों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें जो भी रूल्स होते हैं वो बनाने का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर रूल बनाने का पावर पूरा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर रूल बनाने का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। तो बच्चों आप देखोगे कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ट्रेड जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये एक नया सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको जिस लिस्ट में रखा गया है वो है रेसिड्यूरी लिस्ट, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर जो पावर है रूल्स को बनाने का वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बच्चों आप देखोगे कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 एम्स टू प्रोवाइड टू ऑल एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। मनरेगा 2005 एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा 2005 के तहत जो भी व्यक्ति काम करने योग्य है, काम करना चाहता है, उसे पूरे ईयर में कम से कम 100 डेज का काम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम का, और ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी कम्युनिटी था वो था आपका फ्रेंच स्पीकिंग। तो
तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ। तो बच्चों आप देखो कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और ये जो श्रीलंका है वो इंडिया के किस राज्य के कोस्टल इटसेट से कुछ दूरी पर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो आपको पता होगा बच्चों कि बेल्जियम में जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से जुड़े हुए मैटर्स थे उनको सॉल्व करने का जो पावर दिया गया था वो दिया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर ऑफ। तो जो नेपोलियनिक कोड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जिस ईयर में वो है 1804। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट विच लेड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटालियन यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाने का काम जिस स्टेट ने किया वो था आपका सार्डिनिया पिडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस लेक्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादर इज अ टाइप ऑफ। खादर एक टाइप है जिस सॉइल का, उस सॉइल का नाम है एलुवियल सॉइल। बच्चों एलुवियल सॉइल को दो और नाम से जाना जाता है, एक है खादर और दूसरा है बांगर। जो न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं उन्हें बांगर कहा जाता है। तो खादर इज अ टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज प्लेन इन इंडिया। तो आपको जो पता होगा कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। हमारे देश में ऑलमोस्ट जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो सभी पाए जाते हैं। तो इंडिया में जो टोटल प्लेन एरिया है वो है 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी मस्ट एग्जिस्ट। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने रेकमेंड किया है कि इंडिया के पॉपुलेशन और साइज के अनुसार एटलीस्ट 33% इंडिया का जो टोटल एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। तो टेरेस कल्टीवेशन एक मेथड है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने का और टेरेस कल्टीवेशन मेनली होता है उन स्टेट्स में जहाँ पे हिली एरियाज बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बच्चों आप देखोगे पंजाब प्लेन एरिया में है, हरियाणा प्लेन एरिया में है, उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया में है, उत्तराखंड जो है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिली एरियाज बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिली एरियाज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है ताकि जो सॉइल इरोजन है उसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो हेल्थ जो है उसे मेजर किया जाता है जिस टर्म में वो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक ऐसा इंडिकेटर है हेल्थ का जो बताता है ऑन एन एवरेज कितना वर्ष लोग जो है वो देश में जीवित रह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का
जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महबूब उल हक इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ। तो महबूब उल हक एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे और ये आते थे जिस देश से, उसका नाम है पाकिस्तान। तो बच्चों आप देखोगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को जो बताए थे उनका नाम था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो बच्चों आपको ये लेक्चर सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप यही बताइएगा कि आपने खुद से जब एमसीक्यू को सॉल्व किया तो आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुए आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो बच्चों यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके के लेक्चर्स को मैं अपलोड करते रहूं तो आप अपना सपोर्ट मुझे लगातार देते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।